अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। इससे पहले मैंने आप लोगों को 14 लेक्चर्स जो हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट किए थे। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। हम लोग आजकल जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने जो लास्ट लेक्चर आप लोगों को दिया था वहाँ मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस किया था वो आपके साथ वो था पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के अंदर जो क्वालिटी थी वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये मैंने एब्रीवेट की है। जो फर्स्ट क्वालिटी आपको भी पता है कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स वाली एक क्वालिटी थी, सेकंड उसको मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी कह के तो वो जो उसकी जगह हमने रिप्लेसमेंट देखी थी वो लिखी है। और ए शुड बी सिमेट्रिक। तो जो आज का हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस करना है उसका नाम है चुलेस्कीज मेथड। चुलेस्कीज मेथड जो है उसकी डेरिवेशन जो ये इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे नोट्स को यूज़ कर रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ कि चुलेस्कीज मेथड की काफ़ी डिटेल में डेरिवेशन वहाँ आपको मिल जाएगी नोट्स के ऊपर। आज मैंने जो उसकी टू दी पॉइंट डेरिवेशन है, यानी जिसे ओरिजिनल फार्मूला ऑफ चुलेस्की मेथड कहते हैं, उसको आपके सामने डिराइव करना है। आप सब लोग जो मेरे स्टूडेंट्स कॉलेज में मुझसे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि आपने भी जितनी डेरिवेशन मैंने चुलेस्कीज मेथड की ये आपको समझानी है यहाँ आज के लेक्चर में, सिर्फ उतना ही आप लोगों ने मेथड को वहाँ से प्रिपेयर करना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फॉर प्रैक्टिस आप लोग उसको कर सकते हो अडॉप्ट। और ये है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है हम लोग की क्लासेस जो सी मैनुअली स्टार्ट हो जाएं, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ वहाँ डिस्कस फिर करूँगा। फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि राइट दी फार्मूला या जनरल फार्मूला ऑफ चुलेस्कीज मेथड इन वन लाइन, तो आपका आंसर योर आंसर शुड बी लाइक दिस कि ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल ट्रांसपोज, वेयर एल इज़ एनी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड एल ट्रांसपोज इज इट्स ट्रांसपोज। तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यहाँ आएगा। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो यूनिटरी लोअर होना चाहिए, सिंपल लोअर होना चाहिए। बस जनरली एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट की शक्ल में किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। ये चुलेस्कीज मेथड कहता है और ये हमने आज डिराइव करना है। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशंस देखी थी वो एक एलयू मेथड से रिलेटेड थी बेटा, और एक थी क्राउड स्कीम से रिलेटेड। जो एलयू मेथड था उसके अंदर हम लोगों ने यूनिटरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल में एक जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं वो डिराइव किया था। और उसके बाद क्राउड स्कीम के अंदर इसका इन्वर्स आ गया था चुलेस्की उसका एलयू मेथड का, और वो ये था कि एक सिंपल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और यूनिटरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल में किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। तो ये दोनों डेरिवेशंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप 11 से 14 तक जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो, आप लोगों के सामने वो आ जाएंगे। बल्कि उससे पहले वाले भी कुछ लेक्चर्स आप लोग उसको देखें, डिस्कस इसको वहाँ डिस्कशन हो चुकी है। फ़िलहाल मैं आज चुलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ। एलयू मेथड और क्राउड स्कीम की डेरिवेशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, लेकिन चुलेस्कीज मेथड के ऊपर है। और क्या रिस्ट्रिक्शन है? किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन शुड बी लाइक दिस कि ए शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। यानी अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स आता है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स और आपसे कोई ये कहता है कि क्या उसको एल मल्टीप्लाई बाई एल ट्रांसपोज की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो चुलेस्की मेथड ये कहता है कि यस लिखा जा सकता है, लेकिन ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ए शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। दूसरी बात, चुलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन को हम लोग क्राउड स्कीम के थ्रू भी कर सकते हैं और एलयू मेथड के थ्रू भी की जा सकती है। यानी दोनों मेथड्स में से किसी मेथड को आप बेस बना के तो ये डेरिवेशन करेंगे। मैंने नोट्स के ऊपर एलयू मेथड से इसको डिराइव किया हुआ है चुलेस्कीज मेथड को, तो मैं यहाँ भी एलयू मेथड से ही आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंपेयर करके तो मेथड को वहाँ से टैली कर सको जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ।
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ए शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट, ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। और चोलेस्की मेथड ये कहता है किसी भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की शक्ल में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम बेस या मतलब इसकी ग्राउंड क्या बनाएंगे चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन के लिए? उसके लिए हम ज़ाहिर है स्टार्ट मैंने बोला है कि हम लोग लेंगे LU मेथड से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम इसे चोलेस्कीज मेथड को डिराइव कर देंगे। LU मेथड में ये कंडीशन नहीं थी कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो LU मेथड शुड बी कन्वर्टेड इनटू चोलेस्कीज मेथड। तो ऐसी क्राउड स्कीम पे भी अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वाली तो वो भी कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक सिस्टम तो नहीं, अभी फ़िलहाल एक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इस मैट्रिक्स का नाम A है। एंड A कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड लेट इट बी पॉजिटिव डेफिनेट। और हमने सपोज कर लिया है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट भी है, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है और इसका डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर मौजूद हैं। और हम लोगों ने ये कहा कि बाय LU मेथड हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को LU मेथड के मुताबिक A = LU की शक्ल में लिखा जा सकता है। उसी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ए को जैसे ही L और U की शक्ल में लिखा तो मेरे पास ये शेप आ गई। मैंने ये बोला है कि यहाँ आप LU मेथड की जगह क्राउड स्कीम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यानी डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स मैंने लिखा A जो आपके पास सामने ऊपर लिखा हुआ था, और L जो है यूनिटरी लोअर होता है, तो उसी शक्ल में मैंने यहाँ लिखा L21 1 0 L31 L32 और 1। और उसके बाद यहाँ U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। तो सबसे पहले तो LU मेथड को यूज़ कर रहे हैं हम लोग और वहाँ से हम लोग जो सा L और U जो सा उसकी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद जो इसकी एंट्रीज़ हैं, जो ये कंपैरिजन करके हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ आती हैं उनको भी अभी हम लोग टैली करेंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने ज़हन में ये बात रखिएगा कि A पॉजिटिव डेफिनेट है, मैट्रिक्स है, इसके बगैर हम लोग आगे नहीं जा। तो अब मैंने ये A = LU की शक्ल में लिखा और जो सा सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके, जैसे LU मेथड में आप लोग एंट्रीज़ फाइंड करते थे, 9 एंट्रीज़ जो इसके अंदर लिखी हुई हैं उसको हम लोग उसी तरह फाइंड करने जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ जो 9 एंट्रीज़ आती हैं, मैं यहाँ आपके सामने एक टेबल की शक्ल में लिख रहा हूँ। आप LU मेथड का जो लेक्चर है वहाँ से इसको टैली करो, या चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन भी ये स्टेप सारे मेंशन हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा तो आपको नज़र आएगा जो 9 वैल्यूज़ आपके पास आती हैं उनमें पहली वैल्यू U11 = A11 है। उसके बाद दूसरी एंट्री जो सी है वो U12 = A12 है। तीसरी जो वैल्यू है बेटा वो U13 = A13 है। और फिर चौथी जो वैल्यू है L21 की वैल्यू आती है कंपेयर करके, वो नज़र आ रही है A21/U11 है। सिमिलरली जो L31 की वैल्यू आती है वो A31/U11 है। उसके बाद और यहाँ एक चीज़ इन में रखना, चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन में यहाँ U11 की वैल्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी एंट्रीज़ आगे आ रही हैं उनमें जो डिवीजन हो रही है U के ऊपर वो आपने चेंज नहीं करनी, यानी यहाँ से देख के A की शक्ल वाली वैल्यू नहीं लिखनी चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन करते हुए। अच्छा, L31 के बाद उनसी है हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू वो U22 है, और वो U22 की जो एंट्री आती है बेटा A22 - L21 U12। तो ये भी एंट्री आपने ऐसे ही रहने देनी है, L21 और U12 की वैल्यू नहीं लगानी जब आप इसको कंपेयर करोगे, इसको चेक करना है आपने खुद। अच्छा, U23 की वैल्यू आती है A23 - L21 U13। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर के ऊपर L32 की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है A32
माइनस L31 U12 ओवर U22, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने 9 लिखी हैं। जैसे मैंने LU में सिखाया था, LU मेथड में आपने इसको कंपेयर करके खुद लिखना है। U33 की वैल्यू आती है A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23। तो ये मैंने आप लोगों के सामने 9 वैल्यूज़ लिखी हैं। ये 9 वैल्यूज़ जो सी हैं मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। आप इसको खुद प्रोडक्ट लेके कंपेयर करके चेक करोगे कि वाकई ये 9 वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, अब वापस अपने टारगेट की तरफ मैं आ रहा हूँ कि हमारे पास ए तो लिखा हुआ है LU की शक्ल में। हमने इसे प्रूफ करके दिखाना है कि ए एक्चुअल में LU नहीं बल्कि LL ट्रांसपोज की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ तक पहुँचने से पहले होगा क्या? हमारे पास तो A=LU है, हमने एक्चुअल में यहाँ पहुँचना है। अब उसके लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो L और U चूज़ किए हैं, अगर आप इसको LU मेथड के थ्रू कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो डायगोनल एंट्रीज अननाउंस की शक्ल में यहाँ नज़र आ रही हैं वो U की होंगी। अगर आप इसे चोलेस्कीज मेथड के थ्रू प्रूव करोगे तो फिर वो L की डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं वो आपको नज़र आएंगी अननाउंस की शक्ल में। ये 111 तो नाउन है सबके लिए। आपने खुद से एक सपोज करना है डायगोनल मैट्रिक्स D और उसकी डायगोनल एंट्रीज जो सी हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वही होता है, इसकी डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज सिफर होती हैं। तो आपने डायगोनल एंट्रीज इसकी एक्चुअल में यूज़ की शक्ल में चूज़ करनी है। ये खुद से हमने एक मैट्रिक्स सपोज किया है डायगोनल मैट्रिक्स, और मैंने ये बोला है कि हम इसे LU मेथड के थ्रू कर रहे हैं इसलिए डायगोनल एंट्रीज U की यूज़ हो रही हैं। अगर आप इसे क्राउड स्कीम के थ्रू प्रूफ करोगे तो डायगोनल एंट्रीज L की आप यूज़ करेंगे। वापस इस बात की तरफ कि यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचना है, तो जो लोग मेरे नोट्स यूज़ करें उनको मैं ये बता रहा हूँ कि टू दी पॉइंट रहना है डेरिवेशन में। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ मैंने बताई उसको आपने स्किप करना है। सबसे पहला काम आपने ये किया था कि A को LU के बराबर रखा था, वहाँ से आपने 9 अननाउंस फाइंड किए हैं। उसके बाद एक डायगोनल मैट्रिक्स सपोज किया और उसकी एंट्रीज आपने D की जो ली हैं डायगोनल एंट्रीज वो U की शक्ल में ली हैं। अच्छा, हम यहाँ करेंगे क्या? हम लोग यहाँ कंसिडर करने जा रहे हैं कि U का ट्रांसपोज D से मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। एक्चुअली में बेटा ये टारगेट है क्या? जब आपने यहाँ पहुँचना है उसके लिए आपने सबसे पहले नंबर पे ये प्रूव करके दिखाना है कि U ट्रांसपोज D एक्चुअल में L के बराबर है। यानी अगर कोई पूछे ये आपने लाइन क्या लिखी है, तो एक्चुअल में मैंने ये लिखा है कि किसी भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को राइट साइड से जब किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर कोई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है। और ये बात लिखते हुए मेरे जहन में ये बात भी आई है कि अभी तक जितने 14 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 15वां लेक्चर है, जितने लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन यही है। यानी फाइनल पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 लेक्चर्स में जो पहले नंबर पर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो यही है जो मैं समझा रहा हूँ। और इसके बारे में एक और बात मैं ये भी कहूँगा कि इसको ऑनलाइन समझाने से पहले मैंने 5-7 दफ़ा सोचा कि मुझे ये ऑनलाइन आपको समझाना चाहिए या ये स्किप करके मैं क्लास पे जाके आपको वो क्लास में जब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और ये कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती है तो मैं कॉलेज आके आपको समझाऊँगा। तो लेकिन ये है कि अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि हमें कब तक वेकेशंस हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये डेरिवेशन रह ना जाए इसलिए मैंने इसको समझाने का सोचा और ये मैं डेरिवेशन आपके सामने कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि आप लोगों ने D खुद से सपोज करना है और ये प्रूव करके दिखाना है कि U ट्रांसपोज, ये जो U है इसके ट्रांसपोज को इस D से मल्टीप्लाई करें तो ये L कैसे जनरेट करेगा। जब वो जनरेट हो जाएगा तो फिर वहाँ से मैं ये बताऊँगा कि कैसे आपने इस स्टेप तक आना है A=LL ट्रांसपोज तक। अच्छा, जो नोट्स पे बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ वो क्या है, नोट्स में मैंने सबसे पहले D और L ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके U के बराबर प्रूव किया है। वो एक और डेरिवेशन है और उस डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि A को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है U ट्रांसपोज U की शक्ल में। लेकिन फ़िलहाल मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि चोलेस्की की डेरिवेशन में ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो नोट्स पर लिखी हुई हैं। आपका टारगेट यही है, आपने सबसे पहले LU को इस शक्ल में L को लिख के दिखाना है और उसके बाद यहाँ कैसे पहुँचना है मैं वो बताता हूँ। फ़िलहाल मैं U ट्रांसपोज D की प्रोडक्ट ले रहा हूँ आपके सामने।
तो यू ट्रांसपोज का मतलब यू का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो ऑब्वियसली रोज़ को कॉलम्स में चेंज करके आएगा, तो वो मेरे पास आएगा क्या, वो आएगा U11 0 0, उसके बाद U12 U22 0, उसके बाद U13 U23 और U33। तो ये ट्रांसपोज मैंने आपके सामने लिखा है और साथ डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है U11 0 0 0 U22 0 0 U33। अब बेटा इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहले आया U11 स्क्वायर, फिर 0 0, फिर U11 U12 आ रहा है, U22 स्क्वायर आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर U13 U11 आ रहा है, फिर U22 U23 आ रहा है, और U33 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक मैं आ गया। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ तक लिखा है। और अब ये किस तरह L बनेगा, L की शक्ल में से कैसे चेंज करना है, वो भी ज़रा आप समझ लो सब लोग। देखो ये जो स्क्वायर वाली एंट्रीज़ हैं इनको आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। फ़िलहाल अब मैं ये वाली एंट्रीज़ की वैल्यूज़ देखने जा रहा हूँ। हमारा एक्चुअल में टारगेट ये है कि हमने इसे L के बराबर प्रूव करना है, और L ये लिखा हुआ है आपके पास। इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो आंसर लेके आना, मैं पहले ही बता दूं ज़रा कि मैं करने क्या जाने लगा हूँ। ये U11 स्क्वायर इस कॉलम में इस एंट्री में तो लिखा हुआ है, इन दोनों एंट्रीज में भी U11 स्क्वायर जनरेट होगा। आपने इस कॉलम के अंदर से U11 स्क्वायर को बाइट स्किप करना है, तो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। ये कैसे इक्वल प्रूफ होगा ये मैं उसकी तरफ जाने लगा हूँ। ये दोनों को, ये तीनों वैल्यूज़ को मैं चेंज कैसे करूँगा, ज़रा ये स्टेप देखिएगा आप लोग। तो ये डेरिवेशन इससे आगे चली, और सबसे पहले U11 U12 की वैल्यू बता रहा हूँ, देखो वो है क्या। ये 9 एंट्रीज लिखी हुई थी, U11 स्क्वायर यहाँ है, मैं यहाँ भी लाना चाह रहा हूँ। एक U11 तो ये है, खुद से मैंने बेटा U11 से मल्टीप्लाई और U11 पर डिवाइड कर दिया। ये लाइन इक्वल है, यस। अच्छा अब ये ज़रा इनकी वैल्यूज़ को चेक करो सब लोग कि U12 तो एक्चुअल में बराबर है A12 के। इसका मतलब यहाँ तो आ गया A12 ओवर U11। इसको भी मैंने स्किप चेंज नहीं किया। तो अभी आप लोगों को पता है इसका स्टार्ट लेते हुए मैंने कहा था जो मेन बात थी जो लेस्कीज मेथड को अप्लाई करने की, वो ये थी कि A शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। इसका इस्तेमाल अब यहाँ आने लगा है। पॉजिटिव डेफिनेट की एक कंडीशन ये है कि A सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब है अगर A सिमेट्रिक है तो A12 और A21 तो बराबर होंगे, रोज कॉलम्स में इंटरचेंज की जा सकती है, बिकॉज A इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। इस वजह से यहाँ U11 स्क्वायर के साथ A21 ओवर U11 आएगा। और ये जो 9 एंट्रीज आपके पास लिखी हैं इसमें गौर से देखो तो A21 ओवर U11 तो L21 के बराबर है। इसका मतलब है U11 स्क्वायर के साथ L21 आ गया। इसका मतलब है जहाँ U11 U12 लिखा हुआ था उसकी जगह हम U11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L21 लिख सकते हैं। तो ये एंट्री तो चेंज मैंने कर दी है। सेम इसी तरीके से U13 U11 को भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ। नोट्स पे बाकायदा सारा कुछ मेंशन है, आप वहाँ से देखिएगा। अब मैं इससे अगले स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, इसको भी रेस कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे पता लग गया हुआ है कि ये एंट्री जो भी मैंने चेंज की थी वो U11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L21 है। अच्छा अगली एंट्री है U13 मल्टीप्लाई बाय U11। इसको देखो कैसे चेंज करना है। मैंने कहा था यहाँ U11 स्क्वायर प्रोड्यूस करना है, इसमें तो हो गया था, अभी मैंने दिखाया आपको। इसको भी खुद से U11 से मल्टीप्लाई किया तो ये U11 का स्क्वायर और साथ U13 ओवर U11 आ गया। अच्छा उसके बाद बेटा जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो U13 की वैल्यू यहाँ से देखनी है आपने, विच इज़ A13। तो इसका मतलब है U11 स्क्वायर A13 ओवर U11 लिखा, और फिर बताया कि चूँकि A पॉजिटिव डेफिनेट है लिहाजा A13 को लिखा जा सकता है A31। ये इसका मतलब ये हुआ U11 स्क्वायर A31 ओवर U11 आ गया। और चेक करो बेटा जो A31 मल्टी ओवर U11 है वो तो L31 है, यहाँ 9 वैल्यूज़ में लिखा हुआ है। इसका मतलब है U11 स्क्वायर और साथ आ गया L31। तो किस तरीके से हमने यहाँ U11 स्क्वायर भी प्रोड्यूस कर दिया और साथ L की एंट्रीज भी ले आए। अच्छा उसके बाद ये वाली स्क्वायर वाली एंट्री को नहीं छेड़ना आपने। लास्ट काम ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस डेरिवेशन में, कैसे U22 स्क्वायर के साथ L32 प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि जब वो कॉमन निकलेगा तो यहाँ L32 आना चाहिए, और ये यहाँ नज़र भी आ रहा है कि L32 यहाँ प्रोड्यूस करके दिखाना है मैंने इस जगह पे। तो उसके लिए अब ज़रा मैं नेक्स्ट जो उसकी कन्वर्जन है उसकी तरफ जा रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस कन्वर्जन। I write u22 multiply by u23. We should multiply and divide by u22. We get this value of u23 over u22. Entry shape is like this. तो u22 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब ज़रा u23 की वैल्यू लिख रहा हूँ। देखो u23 की वैल्यू लेंथी है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप नोट से इनको चेक भी कर सकते हो इन बातों को। a23 माइनस L21, ये मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो ताकि जगह लिखने की हो सके। प्रोड्यूस a23 माइनस L21 u13 ओवर u22। तो यहाँ तक मैं आया हूँ। अच्छा, अब यहाँ मैंने कहा था आपने L32 प्रोड्यूस करना है। देखो L32 ये लिखा हुआ है, L32 की ये वैल्यू है। अच्छा, A32 चाहिए तो ये A23 अभी मैंने बताया है कि हम यहाँ पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, साथ मुझे ये दो चीज़ें चाहिए जो यहाँ नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखो L21 की वैल्यू क्या थी। L21 की वैल्यू हमारे पास है A21 ओवर U11। सबसे पहले अभी ये मैंने कुछ भी नहीं किया, A23 भी चेंज नहीं किया, माइनस L21 की जगह मैंने लिखा A21 ओवर लिखा U11। साथ U13 की वैल्यू देखें वो है A13। तो ये मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं और कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैं आ गया। तो ये मैंने बेटा दोनों वैल्यूज़ को यहाँ यूज़ कर लिया है। अब इसको मैं इधर लेके जाने लगूँ, इस ज़रा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरी मर्ज़ी, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। A13 इधर और A21 उधर, और फिर A23 की जगह लिखूँगा A32। जो A13 इधर आया होगा उसकी जगह लिखूँगा A31, और जो A21 इस तरफ आया होगा उसकी जगह लिखूँगा A12। तो चेक करो, जब यहाँ A31 ओवर U11 आएगा तो ये L31 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ आएगा L31, और वो जो A21 इधर जाके A12 बना होगा उसकी जगह U12 आएगा। तो ये सेम ये वाली एंट्री बन जाएगी विच इज़ L32। इस तरह L32 यहाँ प्रोड्यूस होना है। तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। U22 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A13 इधर लेके जाने लगा, और मैं डायरेक्ट जगह भी चेंज कर रहा हूँ। A23 की जगह क्या लिख सकते हैं, A32 माइनस A13 जब इधर आएगा, और A13 की जगह लिख सकते हैं A31 ओवर U11, और A21 जब इस तरफ जाएगा तो बेटा A21 की जगह लिख सकते हैं A12, और टोटल के नीचे U22 लिखा हुआ है एज इट इज़, मैंने छोड़ा। और अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये है L31, नज़र आ रही है। इसका मतलब यहाँ L31 आएगा। L31 के साथ ये वाली वैल्यू है U12, तो इसका मतलब यहाँ U12 आएगा। और जैसे तुम लोग उनकी वैल्यूज़ लिखोगे तो तुम लोगों के पास ये शेप प्रोड्यूस हो जाएगी विच इज़ L32। तो अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ L32 है। और इसका मतलब ये हुआ U22 U23 की जगह U22 स्क्वायर L32 आ जाएगा। यही हमारा टारगेट था। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा फिनिश हुआ कि कैसे इन एंट्रीज़ को इसमें चेंज करना है। मैंने आपके सामने प्रॉपरली एक स्टेप एक्सप्लेन की है। आप इसको नोट से कंपेयर कर सकते हैं। और अब ये इस मैट्रिक्स जो है उसको कैसे लिखना है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, और ये रेस करने के बाद जो है मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखा U11 स्क्वायर के साथ बेटा जो दूसरी एंट्री थी वो 0 थी, तीसरी भी 0 थी। इसकी जगह भी मैंने जो डिराइव किया था वो था U11 स्क्वायर L21। इसको ऐसे ही छोड़ना था, बताया था एज इट इज़। इसकी जगह मैंने डिराइव किया था वो था U11 स्क्वायर L31। इसकी जगह मैंने डिराइव किया था U22 स्क्वायर L32, और जो लास्ट वाला था उसको एज इट इज़ छोड़ना था। तो ये मेरे पास शेप आई है जो मैंने चेंजिंग की है। अब आपने यहाँ कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने हैं। इस फर्स्ट कॉलम को आपने डिवाइड करना है, यानी 1 ओवर U11 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है इस ऑपरेशन को लगा के। इस वाले कॉलम को 1 ओवर U22 स्क्वायर लगा के ऑपरेट करना है, और इस वाले कॉलम को 1 ओवर U33 स्क्वायर लगा के जब कॉलम 3 पे ऑपरेट ये वाली एंड ये करेंगे बात, तो आपके पास जो नया कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 0 0
L2 1 1 0, L3 1, L3 2 और 1 विच इज़ L मैट्रिक्स। तो किस तरीके से आप लोगों ने U ट्रांसपोज D को L के इक्वल प्रूव किया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये बात लाजमी मत सोचेंगे, उनको मैं सिर्फ क्लियर करने जा रहा हूँ कि देखो बेटा, बात ये जब किसी मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम या रो ऑपरेशन लगते हैं तो नया स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल नहीं आता बल्कि इक्विवेलेंट आता है। तो मैंने यहाँ इक्वल का निशान लगाया है और मैंने इसको एल के इक्वल लिख दिया है। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? एक्चुअल में बात ये है, हमने यहाँ प्रूव किया है कि U ट्रांसपोज D एक्चुअल में L के इक्वल है। अब ये जो L आया है, यहाँ हमने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ किया था वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है। लेकिन ये U ट्रांसपोज D जब L के इक्वल आया है तो L को आप लोगों ने सिंपल एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर करना है। इसकी डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में ये नहीं सोचना कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 1 1 1 ही आए, यानी कुछ भी आ सकता था ये मैट्रिक्स। ये तो इसके रो इक्विवेलेंट है। एक्चुअल में हमने ये जो डेरिवेशन की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने ये बताना चाहा है कि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर राइट साइड से किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है कि वो यूनिटरी लोअर होगा या सिंपल लोअर होगा। तो ये सिर्फ एक जनरल दिखाने का तरीका था, वे था। हमने ये बात लिखने के बाद ये कहना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो तो था A इज इक्वल टू एल यू के इक्वल, लेकिन हमने अभी प्रूव कर दिया है कि A जो L है वो कुछ और नहीं बल्कि U ट्रांसपोज D के बराबर है। तो इस L की जगह नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास U ट्रांसपोज D आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, उसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। वो देखें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है डायगोनल, मिलफर्स मैंने 1 2 3 ले लिया। आप चेक करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप देखें सब लोग, एग्जाम्पल से बात समझाना चाह रहा हूँ। 0 0 √3, इसका नाम अगर D है तो ये D1 और ये बिलफर्स कर लिया मैंने, सपोज कर लिया D2। चेक करो, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को दो एक जैसे डायगोनल मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। आप चेक कर लो। और इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने जस्ट इस डायगोनल एंट्रीज का ना स्क्वायर रूट लेके यहाँ लिख दिया। आप इनकी प्रोडक्ट लोगे तो यही वापस आएगा। आप प्रोडक्ट लेके चेक कर लो। इसका मतलब है मैं D को ब्रेक कर सकता हूँ, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकता हूँ, और वो दोनों जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगे। ये मस्ट है कंडीशन। तो इसका मतलब है ये ऑब्वियस बात है जो मैं यहाँ कंडीशन यूज़ करने जा रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दी है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को दो एक जैसे डायगोनल मैट्रिसेस सब डायगोनल मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है जो कि आपस में इक्वल होंगे। और एक और चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल ही होता है। अब इस बात को मैं यहाँ कैसे यूज़ करूँगा, या मैं प्रूफ जो करने जा रहा हूँ उसके लिए इसको कैसे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। U ट्रांसपोज के साथ जो D लिखा हुआ था मैंने उसकी जगह D1 D2 लिख दिया, क्योंकि मैंने ये बताया है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को दो इक्वल सब डायगोनल मैट्रिसेस या दो इक्वल डायगोनल मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है। अभी हमने प्रूफ क्या किया है, अगर कोई हमसे ही पूछे ये तो हमने क्या प्रूफ किया है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, हमने ये दिखाया है किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को राइट साइड से किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। ये मस्ट है। तो ये भी तो कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको राइट साइड से एक डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि U ट्रांसपोज D1 एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा?
वो आएगा एल का ज़ाहिर है मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है। ये हम लोगों ने कैसे लाइन लिखी है, ये मैंने कहा है अभी हमने प्रूव किया है कि किसी भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो ये कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया हुआ है और राइट साइड से किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उसका नाम मैंने एल सपोज किया। ट्रांसपोज दोबारा लिया तो इसका ट्रांसपोज पहले और इसका ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो ये यू आ जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। इसका मतलब है D1 ट्रांसपोज की जगह D1 भी लिखा जा सकता है और ये एल ट्रांसपोज एज इट इज़। तो इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन ये आ गई। और फिर हमें ये भी पता है कि D1 और D2 इक्वल हैं, इसका मतलब है D1 की जगह D2 आ गया। तो चेक करो बेटा कि अगर ये एल के बराबर है ये वाली चीज़, तो फिर ये किसके बराबर है, ये एल ट्रांसपोज के बराबर है। सो ए एक्चुअल में बराबर किसके आ गया, एल ट्रांसपोज के। तो ये था चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन, जो हमने ये दिखाया कि ए अगर एल यू के भी बराबर हो तो तब भी हम ए को एल ट्रांसपोज की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त, एक ज़रूरी शर्त क्या है कि ए शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो जब आप लोगों के पास चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन आएगी तो आपने दो काम करने हैं। आपने ए को एल यू के, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डेरिवेशन को करना कैसे। मसलन मेरे पास आ गया चोलेस्कीज मेथड की डेरिवेशन के, कहता है प्रूव करके दिखाओ। ये मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेना है कि मुझे पता है कि एल यू मैथड के मुताबिक हम किसी भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को इस शक्ल में लिख सकते हैं, प्लस इन एडिशन हमने ये सपोज कर लेना है ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये मैं आज की लेक्चर की समरी आपके सामने रख रहा हूँ। हमने ए को पॉजिटिव डेफिनेट सपोज कर लेना, मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये भी कंफर्म है, एंड ए का डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। चोलेस्कीज मेथड लगता ही नहीं है, ये फॉर्मूला एज इट इज़ शेप में आ ही नहीं सकता अगर ये कंडीशन ए पे लागू ना हो, अप्लाई ना हो सके। अच्छा, ए को पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स सपोज करके आगे क्या करना है आपने, आगे आपने ए इज इक्वल टू एल यू की मदद से एल एंड यू फाइंड करने। ये मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि हमने करना क्या था इसकी डेरिवेशन में या किया क्या है। एल यू फाइंड करने के बाद हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यू का ट्रांसपोज डी से राइट साइड से मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि वो एल के इक्वल है। और डी एक्चुअल में कैसा डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, डी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज अननाउंस की शक्ल में हैं। अगर आप एल यू मैथड यूज़ करें तो वो बेटा अननाउन यू के हैं। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो फिर आपने ए को एल यू लिखा हुआ था, आपने ए को अब एल की जगह यू ट्रांसपोज डी लिख के यू ट्रांसपोज डी यू लिखना है। उसके बाद मैंने कहा था डी की बेटा दो हिस्से बनाने हैं और बताना है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को दो एक जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसके हिस्से बना के एक हिस्से का नाम एल लेके कैसे ट्रांसपोज लेके प्रूव किया, वो मैंने आपके लेक्चर में आज के दिखाया है आप लोगों को। होपफुली आप लोगों को डेरिवेशन की समझ आई होगी। ये डेरिवेशन नोट सामने रख कर तो टैली करिएगा, फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। होपफुली मेरे ख्याल में मैंने यहाँ आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोगों ने ए को एल ट्रांसपोज के बराबर प्रूव करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। लेकिन शर्त वही है, ए शुड बी पॉजिटिव डेफिनेट। अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो फिर ये फार्मूला ऐसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। कैसे अप्लाई होगा अगर पॉजिटिव, हाँ ये बड़ी ज़रूरी बात बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स में 3 साल मुसलसल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एग्ज़ाम्स में आया जिसमें ए पॉजिटिव डेफिनेट नहीं था,
तब भी उसने इसे चुलेस्कीज़ मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए कहा। तो वो बात भी आप लोगों को आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में नज़र आ जाएगी कि अगर एक क्वेश्चन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एक सिस्टम है ही नहीं जिसमें ए पॉजिटिव डेफिनेट है, तो फिर कैसे चुलेस्कीज़ मेथड उस पर लग सकता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या इससे एक लेक्चर छोड़ के नेक्स्ट में बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।